दोस्तों नमस्कार। सरकारी खजाने में इतना भी पैसा नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के टिकट पर जो 50% रियायत दी जाती थी, जो छूट मिलती थी, उसे वह दे सके। संसद के भीतर सरकार ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और यह कहकर खड़े किए कि देश की माली हालत ऐसी है नहीं कि वह वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले 50% रियायत को जारी रख सके, तो वह इसे वापस ले रही है और सरकार के खजाने में 1,500 करोड़ रुपए औसतन हर बरस अब आने लगेंगे। यानी सरकार की हालत क्या वाकई नाजुक हो चली है, या सरकार ने जिस अव्यवस्था से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है उसमें सरकारी खजाना कहीं कंगाल तो नहीं हो चला है। और बूंद बूंद से सागर तो भरता है, लेकिन बूंद बूंद बचाकर क्या वाकई सरकारी खजाना भरा जा सकता है? वह भी तब जब इस देश के भीतर में कॉरपोरेट सम्मान निधि योजना चल रही हो, वह भी प्रधानमंत्री के नाम पर। अर्थव्यवस्था का एक खाका हमने गरीबों को लेकर देखा, भूखे लोगों को 5 किलो अनाज बांटते हुए भी देखा। इस देश के भीतर में किसान सम्मान निधि की राशि हर बरस हर किसान के हिस्से में 6,000 रुपए आ जाती है, लेकिन कॉरपोरेट के हिस्से में हर बरस कितनी रकम आती है वो आप गिन नहीं पाएंगे। आप गिन पाएंगे तो वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाली वह 50% की रियायत और उससे सरकार पर कम होता बोझ, क्योंकि उसका आंकड़ा सरकार ने पार्लियामेंट में दिया है। कॉरपोरेट की रियायत का कोई आंकड़ा कभी नहीं दिया गया। बैंकों के भीतर जो पैसे बड़े रईस निकाल कर ले जाते हैं और उन पैसों को किताब से कैसे गायब कर दिया जाए और बताया जाए कि बैंक के ऊपर बैड लोन नहीं है, बैंकों के ऊपर जो कर्ज है वो कम हो गया है, इन आंकड़ों की बाजीगरी में इस देश की सरकारी खजाने की हालत क्या हो चली है, आज जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए समझ लीजिए। इस देश के भीतर का सारा पैसा इस देश की जनता का है। इस देश के खनिज संसाधनों से लेकर जो भी उत्पादन होते हैं और जो भी इकोनॉमी चलती है, उसमें कोई कॉरपोरेट का योगदान नहीं होता है। और मौजूदा वक्त में सरकार ने भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं घुमाई जिससे इस देश की इकोनॉमी में उसने पूंजी पैदा कर दी हो। इस देश के लोगों के पैसे से ही नेटवर्थ कॉरपोरेट के बढ़ते चले गए, गवर्नेंस की रईसी बढ़ती चली गई, लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया और स्थिति ऐसी आ गई कि अब 50% वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में रियायत नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि आज कई पन्नों को एक साथ खोलने की जरूरत है और उन्हें बारीकी से आप समझिएगा। 2017-18 में पार्लियामेंट में सरकार ने यह कहा है कि अगर हम वरिष्ठ नागरिकों को 50% रेलवे टिकट पे छूट दे रहे थे तो उससे सरकार पर जो बोझ पड़ रहा था वह 1,491 करोड़ रुपए। 2017-18 में सिर्फ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम सारे बैंकों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसबीआई का जिक्र कर रहे हैं, 2017-18 में सरकार ने जो रकम रिटर्न ऑफ की वह थी 17,548 करोड़ रुपए। यानी रेलवे का बोझ 1,491 करोड़ और माफी दे दी गई रईसों के कर्ज ना लौटा पाने यानी विलफुल डिफॉल्टर को लेकर 17,548 करोड़ रुपए। 2018-19 1,636 करोड़ का बोझ सरकार पर पड़ा, जो 50% की रियायत रेलवे के टिकटों पर वरिष्ठ नागरिकों को दे रही थी। और इसी बरस सरकार ने जो एसबीआई में रिटर्न ऑफ जो माफी दे दी वह थी 27,225 करोड़ रुपए। कितने गुना ज्यादा है और कितने साल इसके दायरे में आ सकते हैं जहां आप 100% रियायत भी इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे सफर में दे सकें, यह आप अंदाज लगाने की शुरुआत कर दीजिए। 2019-20 में सरकार पर बोझ पड़ा वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाली 50% की टिकट की रियायत में 1,667 करोड़ रुपए। और 2019-20 में सरकार ने सिर्फ एसबीआई को माफ किया, जो उसके भीतर कर्ज लिया हुआ पैसा था उसको जो रिटर्न ऑफ का ऐलान किया वह था 46,348 करोड़ रुपया। इन 3 बरस में जितना
एसबीआई का रिटर्न ऑफ किया गया, जो विलफुल डिफॉल्टर थे, जो पैसा नहीं दे पा रहे थे, अगर उसको माफ नहीं करके अगर सीधे सीधे इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस देश के भीतर में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर हम सफर कराने की दिशा में बढ़ जाते, तो आपको जानकर हैरत होगी सरकार पर जो बोझ पड़ता। 10 साल बिना किसी टिकट कटाए वरिष्ठ नागरिक सफर कर सकता है, उससे ज्यादा सरकार ने इन 3 बरस में एसबीआई के विलफुल डिफॉल्टर के एवज में रिटर्न ऑफ पैसा कर दिया। एसबीआई की स्थिति में बीते 2013-14 ये इस देश में चुनावी साल था, तब से लेकर 21-22 तक 1,45,248 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। यानी इस देश के 70 बरस की आजादी के बाद की स्थितियों में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में सफर की सुविधा दे दी जाती, तो भी 1,45,248 करोड़ का आंकड़ा नहीं बनता। यह है सरकार की अर्थव्यवस्था का खांचा। लेकिन अगला सवाल यहीं से आता है, सरकार ने जो बताया उसमें कहा कि हमें कमाई हो गई जब हमने नहीं दिया रियायत, तो 3,400 करोड़ की 2020-21 में, और 2020-21 में 17,816 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई के माफ कर दिए गए। इन आंकड़ों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में जनता का पैसा ही जनता की सुविधा के लिए नहीं है, और इस देश के भीतर में बच्चों की शिक्षा को लेकर और बुजुर्गों के सफर को लेकर सरकार का रुख पैसा वसूलने वाला है। क्योंकि बच्चों के रबड़, शॉर्पनर, कलम, कागज, स्याही सब पे तो जीएसटी लग गया। दुनिया के भीतर कहीं भी बच्चों की शिक्षा को लेकर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में लगता है। बुजुर्गों को लेकर दुनिया भर में जो रियायत दी जाती है, वह रियायत के आश्रय ही भारत में रियायत देने का सिलसिला प्रधानमंत्रियों ने, जो इससे पहले के थे, उन्होंने शुरू किया। लेकिन अब यह रियायत नहीं मिलेगी क्योंकि सरकारी खजाना इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन सरकारी खजाना अभी और इसी दौर में इजाजत क्यों नहीं देता है? अब सरकारी पन्ने को खोलने की जरूरत है, क्योंकि यह सबको पता है कि भ्रष्ट तो हर दौर में, हर कालखंड में हर कोई रहा है, और भारत का सिस्टम भी करप्ट हो गया है। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि करप्शन की ट्रांसपेरेंसी इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि खजाना खाली नहीं, लुटाने की परिस्थिति में देश का सिस्टम इसलिए आकर खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। इकोनॉमी को कैसे चलाना है वो ये नहीं जानता है। उसके जहन में एक ही बात है, अगर रईसों को बांटना बंद कर देंगे तो रईस पैसा नहीं निकालेगा। वो पैसा नहीं निकालेगा तो उसके साथ जुड़ी हुई इकोनॉमी और इस देश का सोशल स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यानी अपने तौर पर इस देश के भीतर में गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को लेकर जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। पूरी तरीके से आश्रित रईसों की पूंजी और रईसों की जिंदगी को उसी अंदाज में जिए रखने के लिए सरकार ने सुविधाओं का पिटारा सिर्फ रईसों के लिए खोला। और इस रईस के दौर में महंगाई, बेरोजगारी, जो भी स्थिति थी, जो नेशनलाइजेशन था वो प्राइवेटाइजेशन में तब्दील हो गया। ये सारी स्थिति चलती चली गई। आलम इतना बुरा हो गया कि जो सरकारी इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग पीएसयू कहते हैं, उनको भी इसलिए भी बेचा जाने लगा कि कम से कम उसकी जमीन का भी सौदा बाजार में हो सके। एयर इंडिया की जमीन किसने खरीदी? रेलवे की जमीन कौन खरीद रहा है? कॉन्कर का कल प्राइवेटाइजेशन होगा, उसकी कितनी बड़ी जमीन है? इस देश के भीतर में जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, उसकी जमीन जो मुंबई और महाराष्ट्र में फैली हुई है, जो भारत मूवर्स है, उसकी जमीन जो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में फैली हुई है, बीएसएनएल की जमीन जो थी देश भर के दफ्तरों को लेकर, किसने खरीदी? किसको मिल गई? वो कौन से कॉरपोरेट थे? वो कौन से सरकार के अनुकूल के कॉरपोरेट थे? इन बातों का जिक्र करते हुए देश भर में वह तबका फैला हुआ है जो सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत का भरपूर लाभ उठाता है। लेकिन इस देश की जनसंख्या के लिहाज से उनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम आज रेलवे में सुविधाएं नहीं दे पाए, कल खाद नहीं दे पाएंगे, परसों अनाज नहीं दे पाएंगे, उसके बाद राशन दुकानें बंद हो जाएंगी।
इन परिस्थितियों के भीतर हम मजदूरों को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारा लेबर रिफॉर्म अब लागू हो चला है। काम के घंटे निर्धारित नहीं है, उसमें मिनिमम वेजेस भी निर्धारित नहीं रहेंगे, हायर एंड फायर की स्थिति रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन खजाना खाली है तो अब हम कोई रियायत दे नहीं सकते हैं। इसकी शुरुआत इस देश के भीतर में हो चली है। लेकिन उसके बाद निकल कर आइए, दरअसल ये लूट का मतलब क्या है। हमने नाम सुना विजय माल्या का, नीरव मोदी का, मेहुल चोकसी का नाम सुना, लेकिन क्या उसके अलावे कोई नाम गया? आपको इस देश के भीतर में कुछ नामों पर हम गौर करते हैं, और ये नाम वही लेंगे जो 1500-600 करोड़ जो रेलवे में रियायत जो सरकार नहीं दे पा रही है, उसके ऊपर का पैसा जिन्होंने कर्ज लिया और उन्होंने कहा हम पैसा नहीं लौटा सकते हैं, उनकी स्थिति और उनके नाम कंपनी, मसलन ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड 6382 करोड़ नहीं लौटा सकते हैं, विलफुल डिफॉल्टर है। अरविंद धाम जो एमटेक ऑटो लिमिटेड के हैं 5885 करोड़ रुपया नहीं लौटा सकते। नितिन और चेतन संदेशरा जो कि स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक 3757 करोड़ रुपया नहीं लौटा सकते हैं। कपिल और धीरज बदावन जो डीएचएलएफ का केस है, वो तो सबका घोषित केस है, उसमें अभी दिखाया गया 2780 करोड़ रुपए बैंक इनसे नहीं ले पा रहा है। संजय और संदीप झुंझुनवाला ये राय एग्रो लिमिटेड चलाते हैं, 2620 करोड़ रुपए नहीं लौटा सकते हैं। संजय कुमार सुरेखा ये कनकास्ट स्टील और पावर लिमिटेड चलाते रहे और ये 2538 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से ले लिया, नहीं लौटा सकते। इन्हीं की एवज में दरअसल सरकार ने जो रिटर्न ऑफ किया, जिसका आंकड़ा हम सिर्फ एसबीआई का बता रहे थे, वह एक संदेश है कि पैसा कौन ले जा रहा है, कहां से ले जा रहा है, सरकार किसको माफी कर रही है, कैसे माफी कर रही है। और ये पैसा तो इस देश के लोगों का ही है। कोई दूसरे किसी कॉरपोरेट ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया कि माल दुनिया के बाजार में बिक गया और उसके बाद सरकार लाभालाभ की स्थिति में आ गई, या उसने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई या कोई ऐसा पेड़ लगाया जहां पर वाकई नोट झरते हों। ऐसी स्थिति नहीं है। यह इस देश के आम लोगों का पैसा है। और इन परिस्थितियों के भीतर में कुछ और नाम ले लें, फिर आपको राज्यवार स्थिति बतलाएंगे। अतुल पुंज, ये पुंज लॉयड के थे 2187 करोड़ रुपया। जतिन आर मेहता विंसम डायमंड्स 2118 करोड़ रुपया। केवल कृष्ण कुमार शक्ति भोग फूड लिमिटेड, इन्होंने भी 1976 करोड़ रुपए। अमित पटेल सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 1884 करोड़। विक्रम कोठारी रोटमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 1867 करोड़। विजयराज सुरक्षा कॉरपोरेशन चलाते थे 1718 करोड़। हेम सिंह भराना इरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 1703 करोड़। विक्रम कोठारी रोटमैक ग्लोबल यह 1867 करोड़ में एक फहरिस्त है। और राज्यवार जब निकल कर आएंगी कि चीजें कितना पैसा किस राज्य में कितने इंडस्ट्रीज और उद्योगपति या रईसों ने ले लिया, महाराष्ट्र के भीतर में 80,000 करोड़ का सबसे ज्यादा चूना यहीं से लगा है बैंकों को। दिल्ली उसके बाद आता है लगभग 41,000 करोड़। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 20,777 करोड़। चौथे नंबर पर गुजरात है 18,546 करोड़। उसके बाद तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु दूसरा नंबर का राज्य है महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र में 80,000 करोड़, तमिलनाडु में 14,000 करोड़। तो तमिलनाडु में क्या करप्शन कम है? राज्य के लिहाज से समझिएगा तो कम है। और दिल्ली के हिसाब से छोटी जैसी जगह में जो 40-41,000 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ बैठे हुए रईस, मुंबई में बैठे हुए रईस, बड़े शहरों में बैठे हुए रईस, पंजाब के भीतर 5,724 करोड़, लेकिन चंडीगढ़ में, सिर्फ चंडीगढ़ में 6,015 करोड़। ये बैंकों को चूना लगाने की स्थितियां हैं जो देश भर के भीतर में चली गई। आपको जानकर हैरत होगी कि जो दुनिया के 100 देशों की अलग अलग जीडीपी, यानी 100 देशों की कतार में जब आएंगे तो भारत के भीतर में उनकी जीडीपी पर भारी पड़ जाती है जो भारत के भीतर कर्ज लेकर पैसा हड़प कर गए। 1,000 करोड़ से ज्यादा लेने वाले इस देश के 40 लोग हैं। 100 देशों की जीडीपी पर यह भारी पड़ जाता है जो 3 लाख करोड़ का जब हम आपसे जिक्र करते हैं। 3,000 करोड़ से ज्यादा के ऊपर लेने वाले लोग 3 हैं। 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए लेने वाले लोन 6 लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं। 1,000 से 2,000 करोड़ तक विलफुल डिफॉल्टर जो हैं वो 27 हैं। यानी इस देश के भीतर में 1,000 से 3,000 करोड़ तक जिन्होंने कर्ज लिया और नहीं लौटाया, उनकी संख्या 36 है।
और इसी तरीके से कुल 255 लोगों की पूरी फहरिस्त निकल कर आती है जिन्होंने इस देश के बैंकों के अंदर से जो पैसा निकाला और वो ना लौटा पाए और बैंकों की खस्ता हालत ना बने और आने वाले वक्त में जब उन्हें बेचा जाए तो उनकी किताब देखकर कोई भी कहे नहीं नहीं इस बैंक को खरीदा जा सकता है, इसके लिए सरकार लगातार माफ करती है उन बैंकों को। लेकिन इससे पहले क्या होता था और अब क्या अंतर आया है, इससे पहले सरकार बजट में एलोकेट कर देती थी कि इतना पैसा हम लोग बैंकों को देंगे और ये सर्कस धीरे धीरे बंद हो गया, 2017 के बाद ही बंद हो गया। लेकिन फिर भी बैंक की बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए जो रिटर्न ऑफ लगातार किया गया वो कितना किया गया 2018 से 2022 तक के बीच में अगर आप देखें तो ये 8,53,000 करोड़ का है, 2018 से 2022 के बीच का। अब सवाल सबसे बड़ा ये था कि ये जो रिटर्न ऑफ किया गया जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 मानिए पिछला साल जो बीता उसमें 1,75,000 करोड़ रुपया रिटर्न ऑफ किया गया ओवरऑल। हम इससे पहले एसबीआई का डाटा बता रहे थे। अब आप देखिए सब मिला के एसबीआई का 2013-14 से 2022 तक लगभग 1,45,000 करोड़ और सब मिला दीजिएगा तो सिर्फ एक साल में 2021-22 में 1,75,000 करोड़। इतनी रकम अगर इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रियायत और छूट और सुविधा के आश्रय दे दें तो फिर यकीन जानिए वो आने वाली जिंदगी में अगर हम मानकर चलें कि इस देश में 60 साल के बाद वरिष्ठ नागरिक हो जाए और उसकी उम्र अगर 85 साल मान लें जो है नहीं एवरेज, लेकिन आप मानिए कि 25 साल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट सफर कर सकता है अगर ये रिटर्न ऑफ सरकार करना बंद करे, इकोनॉमी को संभाले और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर इस देश के लोगों के हित के अनुकूल अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करे तो। लेकिन यह तो प्रधानमंत्री का कॉरपोरेट सम्मान निधि योजना है, हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसमें सरकार क्या करती थी, अक्टूबर 2000 से पहले बजट में बैंकों के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की जाती थी। सालाना बजट में उसको कहते थे पुनः पूंजीकरण की प्रावधान था जिसमें सरकार बॉन्ड जारी करती थी, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते थे उस बॉन्ड को खरीदते थे और सरकार उसको फिर से रिकैपिटलाइजेशन करती थी। लेकिन उसके बाद से 2018 के बाद से सरकार ने यह सब कहना ही छोड़ दिया। सरकार ने कह दिया बेकार है ये चीजें, जरूरत पड़ेगी आरबीआई नोट छाप लेगी, जरूरत पड़ेगी हमारा रिजर्व पूंजी जो पड़ी हुई है उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और वही तो इन्वेस्ट होते होते 642 करोड़ से घटते घटते 572 बिलियन डॉलर पर आकर टिक गया है। इस तेजी से उसकी रवानगी हो रही है। इकोनॉमी को संभालने के प्रोसेस में देश की प्रोडक्शन को कैसे जोड़ा जाए यह हिस्सा एक झटके में गायब हो गया। और हमारे पीछे जो किताबें हैं ना, इसमें दो किताब को छोड़ दीजिए, एक क्रिस्टोफर जैफ्रोट की किताब है मोदीज इंडिया और दूसरी है मोदी काल में जो प्राइस भुगतना पड़ा आकार पटेल की किताब। उसके अलावे जितनी भी दर्जनों किताबें लिखी गई उसमें उपलब्धियां और खासियत बताई गई मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री की, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल क्या कहता है, उनकी इकोनॉमी को लेकर समझ कितनी तीक्ष्ण है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितने ख्याति प्राप्त हैं और किस तरीके से उन्होंने नए भारत की संरचना की है। लेकिन असल सच क्या है? असल सच है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को 50% टिकट में रियायत नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1,500 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और हम उसे दे पाने की स्थिति में नहीं है। तो 5 किलो अनाज जो बीते 2-2.5 साल से बांटा जा रहा है उसकी एवज में आइएगा तो साल का खर्चा तकरीबन उस पर भी 80,000 करोड़ का आ जाता है। वह किसी दिन भी बंद हो जाएगा। राशन दुकानों में जो सब्सिडी सरकार देती है वह भी तकरीबन 1 लाख करोड़ का सरकार पे बोझ पड़ता है। उसे कैसे सरकार सहन कर पाएगी अगर इकोनॉमिक स्थिति यही रहती चली गई? और जब हम आपसे इन बातों का जिक्र करते हैं कि भारत के कॉरपोरेट की भी कोई अपनी पूंजी नहीं है, स्थिति तो यह है कि कॉरपोरेट सरकार को भी धमकी देते हैं कि हम यूरोपियन कॉमर्शियल से बोरिंग कर लेंगे और लेकिन इसमें आपको सोवरेन गारंटी आपको देनी होगी, यानी जनता की कीमत पे सरकार कॉरपोरेट्स को गारंटी दे और दुनिया के बाजार से वह लोन उठा ले। यह स्थिति भी इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के लिए लगातार बनती जा रही है, बनाई जा रही है। सवाल यह नहीं है कि दिवालिया होंगे या नहीं होंगे,
दुनिया कर्ज देने को हमेशा से तैयार है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि हमारी इकोनॉमी को संभाले हुए लोगों का नजरिया इस देश के लोगों को लेकर क्या है। उसने अगर मान लिया है कि उसकी इकोनॉमी सिर्फ पूंजी के आसरे चलेगी तो वह पूंजी वालों के दरवाजे पर खड़ी नजर आएगी। अगर उसने माना कि इस देश के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी एनर्जी और उनके लेबर और उनके स्किल के जरिए हम चीज़ों को डेवलप करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भारत का माल एक्सपोर्ट करेंगे, तब स्थिति दूसरी है। तो इस दूसरी स्थिति की दिशा में कौन जाए? हम सारी चीज़ों से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसीलिए हमने इस देश के भीतर में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन की दिशा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। हम हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को थमाने को तैयार हैं, क्योंकि कोविड काल में नजर आया कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चकनाचूर हो गया है। हमने तो स्थिति यह भी बना दी कि इस देश के भीतर में पानी भी जो है उसके जरिए भी 6 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई उन बोतल बंद पानी वालों कंपनियों की होती चली जाए जो सिर्फ पानी बेचे। यानी हम अपने तौर पर साफ पानी भी व्यवस्था करा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। हम सरकारी खजाने पर बैठे जरूर हैं, हम आपसे वसूल जरूर करते हैं टैक्स के तौर पर, लेकिन इस देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या, इतने बड़े देश को एक साथ चला पाना बहुत कठिन काम है। और इतने कठिन काम के लिए ही तो आपने हमें बहुमत दिया है। और बहुमत जब दे दिया है और हमें जिता दिया है तो 5 साल के लिए खामोश रहिए। 5वें साल में हम देखेंगे तरकीब और हुनर हमारे पास है किस तरीके से उसके अगले 5 साल के लिए हम आकर खड़े हो जाए। इन सब की परिस्थितियों के बीच हम आपको कोई राहत रियायत नहीं देंगे तो फिर रेलवे का सफर तो दूर की गोटी है। ये जानते समझते हुए कि भारत के जो सबसे रईस शख्स अडानीज हैं उनकी स्थिति इस दौर में इतनी नाजुक हुई है। 2021 में उन पर जो कर्ज था वह 1,55,463 करोड़ का था और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में उन पे कर्ज बढ़कर 2,20,584 करोड़ का हो गया। ये कर्ज कौन देता है? बैंक देते हैं। बैंक की फहरिस्त बड़ी लंबी है और बैंकों के साथ अब ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक भी कर्ज देने लगे, अगर आपके पास सरकार की ताकत और सरकार का साथ है तो इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के बीच अब आप टिकट कटाइए, जो पैसे मांगे जाएं उतना पैसा दीजिए। भूल जाइए कि आप इस देश के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपको किसी सम्मान के साथ सरकार सुविधाओं की पोटली खोलने को तैयार है। वो दरवाज़ा बंद होता है जो कीमत सरकार कहे, और वह भी धीरे धीरे हम प्राइवेट सेक्टर में जब ले जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर और टिकट की कीमत बढ़ाएगा। उस बढ़ी हुई कीमत को भी आप ही को देना है, नहीं तो सफ़र बंद कर दीजिए। किसका सफ़र बंद होगा? हम और आप दोनों को शायद इसी का तो इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।